ठाकुर पोदमन सिंह एक मुमताज वकील थे और अपने हौसला और हिम्मत के लिए सारे शहर में मशहूर थे। इनके अक्सर अहबाब कहा करते कि इजलास अदालत में इनके मर्दाना कमालात ज्यादा नुमाया तौर पर जाहिर हुआ करते हैं। इसी की बरकत थी कि बावजूद इसके उन्हें शाज़ही किसी मामले में सुरखरुई हासिल हुई थी। उनके मौकिलों के हुस्न अकीदत में जर्रा भर भी फर्क नहीं आता था। सदर इंसाफ पर जलवा फरमा होने वाले बुजुर्गों की बेखौफ आजादी पर किसी किस्म का शुबा करना कुफर ही क्यों ना हो, मगर शहर के वाकिफकार लोग एलानिया कहते थे कि ठाकुर साहब जब किसी मामले में जिद पकड़ लेते हैं तो इनका बदला हुआ तेवर और तिमतिमाया हुआ चेहरा इंसाफ को भी अपने ताबे फरमा बना लेता है। इनसे ज्यादा मौकों पर इनके जेवट और जिगर ने वो मौजज़े कर दिखाए थे जहां इंसाफ और कानून ने जवाब दे दिया था। इसके साथ ही ठाकुर साहब मर्दाना औसाफ के सच्चे जौहर शनास थे। अगर मौकल को फने जोर आजमाई में कुछ दस्तरस हो तो ये जरूरी नहीं था कि वो इनकी खिदमात हासिल करने के लिए मालो जर का मन्नत कश बन जाए। इसीलिए इनके यहाँ शहर के पहलवानों और फख्तियों का हमेशा जमघट रहता था और यही वो जबरदस्त पुरतासीर और अमली नुक्ता कानून था जिसकी तरदीद करने में इंसाफ को भी तामुल होता था। वो गरूर और सच्चे गरूर की दिल से कदर करते थे। इनके खाना बेतकल्लुफ के आस्ताने बहुत ऊंचे थे, वहां झुकने की जरूरत ना थी, इंसान खूब सर उठाकर जा सकता था। ये मोतबर रिवायत है कि एक बार उन्होंने किसी मुकदमा को बावजूद बहुत मिन्नत और इसरार के हाथ में लेने से इनकार किया। मुअक्कल अक्खड़ दहकानी था। उसने जब मिन्नत से काम निकलते ना देखा तो हिम्मत से काम लिया। वकील साहब कुर्सी से नीचे गिर पड़े और बिखरे हुए दहकानी को सीने से लगा लिया। दौलत को जमीन से अजली मुनासिबत है। जमीन में आम कशिश के सिवा एक खास ताकत होती है जो हमेशा दौलत को अपनी तरफ खींचती है। सूद और तमस्सक और तजारत ये दौलत की दरमियानी मंजिल हैं, जमीन इसकी मंजिल मकसूद है। ठाकुर पोदमन सिंह की निगाहें बहुत अरसे से एक बहुत जरखेज मौजू पर लगी हुई थी, लेकिन बैंक का अकाउंट कभी हौसला को कदम नहीं बढ़ाने देता था। यहाँ तक कि एक दफा इसी मौका का जमींदार एक कत्ल के मामले में माखूज हुआ। इसने सिर्फ रस्मो रिवाज के मुआफिक एक असामी को दिन भर धूप और जेठ की जलती हुई धूप में खड़ा कर रखा था, लेकिन अगर आफताब की तमाजत या जिस्मानी कमजोरी या प्यास की शिद्दत इसकी जानलेवा बन जाए तो इसमें जमींदार की क्या खता थी। ये वकला शहर की ज्यादती थी कि कोई इसकी हमायत पर आमादा ना हुआ, या मुमकिन है जमींदार की तेदिस्ती को भी इसमें कुछ दखल हो। बहरहाल इसने चारों तरफ से ठोकरें खाकर ठाकुर साहब की पना ली। मुकदमा निहायत कमजोर था। पुलिस ने पूरी ताकत से धावा किया था और इसकी कुमक के लिए हुकूमत और इख्तियार के ताजा दम रसाले तैयार थे। ठाकुर साहब आजमूदा कार सपेरों की तरह सांप की मांद में हाथ नहीं डालते थे, लेकिन इस मौका पर उन्हें खुश्क मसलहत के मुकाबले में अपनी मुद्दाओं का पल्ला झुकता हुआ नजर आया। जमींदार की तफ्शी की और वकालत नामा दाखिल कर दिया और फिर ऐसी जांफशानी से मुकदमा की पैरवी की कुछ इस तरह जान लड़ाई के मैदान से फतह और नुसरत के शादियाने बजाते हुए निकले। जुबाने खल्क इस फतह का सहर इनकी कानूनी दस्तरस के सर नहीं, इनके मर्दाना औसाफ के सर रखती है कि इन दिनों वकील साहब नज़ायर और दफात की हिम्मत शकन पचीदगियों में उलझने के बजाय दंगल की हौसला बख्श दिलचस्पियों में ज्यादा मुहिम्मक रहते थे। लेकिन ये मुतलिक करीन कयास मालूम नहीं होता। ज्यादा वाकिफकार लोग कहते हैं कि अनार के बम गोलों और सेब और अंगूर की गोलियों ने पुलिस के इस हमला पर शोर को मुंतशिर कर दिया। अलगरज मैदान हमारे ठाकुर साहब के हाथ रहा। जमींदार की जान बची, मौत के मुंह से निकल आया, पैरों पर गिर पड़ा, बोला, ठाकुर साहब, मैं इस काबिल तो नहीं कि आपकी खिदमत कर सकूं। ईश्वर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान ने गरीब सुदमा के सूखे चावल खुशी से कबूल किए थे। मेरे पास बुजुर्गों की यादगार एक छोटा वीरान मौजू है, इसे आपकी नजर करता हूँ। आपके लायक तो नहीं, लेकिन मेरी खातिर इसे कबूल कीजिए। मैं आपका जस कभी ना भूलूंगा। वकील साहब फड़क उठे। 2-4 बार आरफाना इनकार के बाद इस नजर को कबूल कर लिया। मुंह मांगी मुराद बर आई। इस मुआवजा के लोग निहायत सरकश और फितना परवाज थे, जिन्हें इस बात का फख्र था कि कभी कोई जमींदार इन्हें पाबंद अनान नहीं कर सका। लेकिन जब उन्होंने अपनी बागडोर रपूदमल सिंह के हाथों में जाते देखी तो चौकड़ियां भूल गए। एक बेलगाम घोड़े की तरह सवार को आंखों से देखा, कनौतियां खड़ी की, कुछ हिनहिनाए और तब गर्दनें झुका दी।
समझ गए कि ये जिगर का मजबूत और आसिन का पक्का शहसवार है। अषाढ़ का महीना था। किसान गहने और बर्तन बेच बेच कर बैलों की तलाश में दर बदर फिरते थे। गांव की बूढ़ी बेनियाई नवेली दुल्हन बनी हुई थी और फाका कश कुम्हार बारात का दुल्हा मर्द और मौका के बादशाह बने हुए थे। टपकती हुई छतें इनकी निगाहे करम की मुंतजर, घास से ढके हुए खेत इनके दस्त शफकत के मोहताज, जिसे चाहते थे बसाते थे, जिसे चाहते उजाड़ते थे। आम और जामुन के पेड़ों पर आठों पहर निशानाबाज लड़कों का मुहासरा रहता था। बूढ़े गर्दनों में झोलियां लटका पहर रात से टपके की खोज घूमते नजर आते थे, जो बावजूद पैराना साली के भजबन और जाप से ज्यादा दिलचस्प और पुरमजा शुगल था। नाले पुरशोर और नदियां अता, चारों तरफ हरियाली और सब्जा, नजहत का हुसन बेसात। उन्हीं दिनों ठाकुर साहब मर्ग बेहंगाम की तरह गांव में आए। एक सजी हुई बारात थी, हाथी और घोड़े और साजो सामान, लड़कियों का एक रसाला साथ। गांव के लोगों ने ये तिमतराक और करोफट देखा तो रहे सहे होश उड़ गए। घोड़े खेतों में एंडने लगे और गंडे गलियों में। शाम के वक्त ठाकुर साहब ने अपने असामियों को बुलाया और तब बाआवाज बुलंद बोले, मैंने सुना है कि तुम लोग बड़े सरकश हो और मेरी सरकशी का हाल तुमको मालूम नहीं है। अब ईंट और पत्थर का सामना है, बोलो क्या मंजूर है? एक बूढ़े किसान ने बेदलर्जा की तरह कांपते हुए जवाब दिया, सरकार आप हमारे राजा हैं, हम आपसे ऐंठ कर कहाँ जाएंगे। ठाकुर साहब तेवर बदल कर बोले, तो तुम लोग सबके सब कल सुबह 3 साल का पेशगी लगान दाखिल कर दो और खूब ध्यान देकर सुन लो कि हुक्म को दोहराना नहीं जानता, वरना मैं गांव में हल चलवा दूंगा और घरों को खेत बना दूंगा। सारे गांव में कोहराम मच गया। 3 साल का पेशगी लगान और इतनी जल्दी फराहम होना गैर मुमकिन था। रात इसी हैज बैज में कटी। अभी तक मिन्नत समाजत की बर की तासीर की उम्मीद बाकी थी। सुबह बहुत इंतजार के बाद आई तो कयामत बन कर आई। एक तरफ तो जबर और तशद्दुद और जुल्म और तहक्कुम के हंगामे गर्मा गर्म थे, दूसरी तरफ दीदाए गरियां और आहे सर्दो नाला बेदात के गरीब किसान अपने अपने बच्चे लादे बेकिसाना अंदाज से ताकते आंखों में इल्तजा, बीवी बच्चों को साथ लेने रोते बिलकते किसी नामालूम दियारे गुर्बत को चले जाते थे। शाम हुई तो गांव शहर खामोशा बना हुआ था। ये खबरें बहुत जल्द चारों तरफ फैल गईं। लोगों को ठाकुर साहब के इंसान होने पर शकूक होने लगे। गांव वीरान पड़ा हुआ था। कौन इसे आबाद करे? किसके बच्चे इसकी गलियों में खेलें? किसकी औरतें कुएं पर पानी भरें? राह चलते मुसाफिर तबाही का ये नजारा आंखों से देखते और अफसोस करते। नहीं मालूम बेचारे गुर्बत ज़दों पर क्या गुजरी। जो मेहनत की कमाई खाते और सर उठाकर चलते थे, अब दूसरों की गुलामी कर रहे हैं। इस तरह एक पूरा साल गुजर गया। तब गांव के नसीब जागे। जमीन जरखेज थी, मकानात मौजूद। रफ्ता रफ्ता जुल्म की ये दास्तान फीकी पड़ गई। मनचले किसानों की हौलनाक निगाहें इस पर पड़ने लगी। बला से जमींदार जालिम है, जाबर है, बेरहम है, हम इसे मना लेंगे। 3 साल की पेशी लगान लगाकर वो जैसे खुश होगा खुश करेंगे। इसकी गालियों को दुआ समझेंगे, इसके जूते अपने सर आंखों पर रखेंगे। वो राजा है, हम इनके चाकर हैं। जिंदगी की कश्मकश और जंग में खुददारी और गुर्बत को निभाना कैसा मुश्किल काम है। दूसरा अषाढ़ आया तो वो गांव फिर रश्क गुलजार बना हुआ था। बच्चे अपने दरवाजों पर घरोंदे बनाने लगे। मर्दों के बुलंद नगमे खेतों में सुनाई दिए और औरतों के सुहाने गीत। चक्कियों पर जिंदगी के दिल फरेब जलवे नजर आने लगे। साल भर और गुजरा। जब रब्बी की दूसरी फसल आई तो सुनहरी बालों को खेतों में लहराते देखकर किसानों के दिल लहराने लगे। साल भर की इफ्तादा जमीन ने सोना उगल दिया था। औरतें खुश थीं कि अब के नए नए गहने बनवाएंगे। मर्द खुश थे कि अच्छे अच्छे बैल मोल लेंगे। और दरोगा जी की मुसरत की तो कोई इंतहा ना थी। ठाकुर साहब ने ये खुशाइंद खबरें सुनी और देहात की सैर को चले। वही तज़्क और एहतशाम, वही लठियों का रसाला, वही गंडों की फौज। गांव वालों ने इनकी खातिर और ताजीम की तैयारियां शुरू की। मोटे ताजे बकरों का एक पूरा गल्ला चौपाल के दरवाजे पर बांधा, लकड़ी के अंबार लगा दिए और दूध के हौज भर दिए। ठाकुर साहब गांव के मेंढे पर पहुंचे तो पूरे 100 आदमी इनकी पेशवाई के लिए दस्त बस्ता खड़े थे। लेकिन पहली चीज की फरमाइश जो हुई वो लीमू एंड बर्फ असामियों के हाथों के तोते उड़ गए। ये पानी की बोतल इस वक्त वहां आबे हयात के दामों बिक सकता था, मगर बेचारे दहकान अमीरों के चोंचले क्या जाने। मुजरिमों की तरह सर झुकाए दम बखुद खड़े थे। चेहरे पर खफ्त और निदामत थी। ईश्वर, बात बिगड़ गई है, अब तुम ही संभालो। बर्फ की ठंडक ना मिली तो ठाकुर साहब के प्यास की आग और भी तेज हुई। कड़क कर बोले,
میں شیطان نہیں ہوں کہ بکروں کے خون سے پیاس بجھاؤں، مجھے ٹھنڈا برف چاہیے، اور یہ پیاس تمہارے اور تمہاری عورتوں کے آنسوؤں سے ہی بجھے گی۔ احسان فراموش، کم ظرف میں نے تمہیں زمین دی، مکان دیے، حیثیت دی، اور اس کا صلہ یہ ہے کہ میں کھڑا پانی کو ترستا رہوں۔ تم اس قابل نہیں کہ تمہارے ساتھ رعایت کی جائے۔ کل شام تک میں تم سے کسی آدمی کی شکل اس گاؤں میں نہ دیکھوں، ورنہ قہر ہو جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ مجھے اپنا حکم دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ رات تمہاری ہے، جو کچھ لے جا سکو لے جاؤ، لیکن شام کو میں کسی کی منحوس صورت نہ دیکھوں۔ رونا چیخنا فضول ہے، میرا دل پتھر ہے اور کلیجہ لوہے کا، آنسوؤں سے نہیں پسیجتا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ دوسری رات کو سارے گاؤں میں کوئی دیا جلانے والا تک نہ رہا۔ پھولتا پھلتا ہوا گاؤں بھوت کا ڈیرا بن گیا۔ عرصہ دراز تک یہ واقعہ کرب و جوار کے منچلے قصہ گوئیوں کے لیے دلچسپی کا ماخذ بنا رہا۔ ایک صاحب نے اس پر اپنی طبیب موضوع کو جولانیاں بھی دکھائیں۔ بیچارے ٹھاکر صاحب ایسے بدنام ہوئے کہ گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ بہت کوشش کی کہ گاؤں آباد ہو جائے۔ کس کی جان بھاری تھی کہ اس اندھیری نگری میں قدم رکھتا، جہاں فربہی کی سزا پھانسی تھی۔ کچھ مزدور پیشہ لوگ قسمت کا جوا کھیلنے آئے، مگر چند مہینوں سے زیادہ نہ جم سکے۔ اجڑا ہوا گاؤں کھویا ہوا اعتبار ہے جو بہت مشکل سے جمتا ہے۔ جب کوئی بس نہ چلا تو ٹھاکر صاحب نے مجبور ہو کر اراضی معاف کا عام اعلان کر دیا، لیکن اس رعایت نے رہی سہی ساکھ بھی کھو دی۔ 3 سال گزر جانے کے بعد ایک روز وہاں بنجاروں کا قافلہ آیا۔ شام ہو گئی تھی اور پورب طرف سے تاریکی کی لہر بڑھتی چلی آئی تھی۔ بنجاروں نے دیکھا کہ سارا گاؤں ویران پڑا ہوا ہے، جہاں آدمیوں کے گھروں کی گید اور گیدڑ رہتے ہیں۔ اس تسلم کا راز سمجھ میں نہیں آیا۔ مکانات موجود، زمین زرخیز سبزہ سے لہراتے ہوئے کھیت، اور انسان کا نام نہیں۔ کوئی اور گاؤں قریب نہ تھا۔ وہی فروکش ہو گئے جب صبح ہوئی۔ بیلوں کے گلوں کی گھنٹیوں نے پھر اپنا نغمہ بیل میں الاپنا شروع کیا، اور قافلہ گاؤں سے کچھ دور نکل گیا تو ایک چرواہے نے جور و جبر کی یہ داستان طویل انہیں سنائی۔ سیر و سیاحت نے انہیں مشکلات کا عادی بنا دیا تھا۔ آپس میں کچھ مشورہ کیا اور فیصلہ ہو گیا۔ ٹھاکر صاحب کے در دولت پر جا پہنچے اور نذرانے داخل کر دیے۔ گاؤں پھر آباد ہو گیا۔ یہ بنجارے بلا کے جفاکش، آہنی ہمت اور ارادے کے لوگ تھے، جن کے آتے ہی گاؤں میں لکشمی کا راج ہو گیا۔ پھر گھروں میں سے دھوئیں کے بادل اٹھے۔ کلہواڑوں نے پھر دخانی چادریں زیب تن کی، تلسی کے چبوترے اور پھر چراغ چلے۔ رات کو رنگین طبی نوجوانوں کی الاپیں سنائی دینے لگی۔ سبزہ زاروں میں پھر مویشیوں کے گلے دکھائی دیے۔ کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے چرواہے کی بانسری کی مدھم اور رسیلی صدا درد اور اثر میں ڈوبی ہوئی اس قدرتی منظر میں جادو کی کشش پیدا کرنے لگی۔ بھادوں کا مہینہ تھا۔ کپاس کے پھولوں کی سرخ و سفید ملاحت، تل کی اودی بہار اور سن کی شوخ زردی کھیتوں میں بکل منہ حسن کے جلوے دکھاتی تھی۔ کسانوں کی منڈیوں اور چھیروں پر بھی گل اور ثمر کی رنگین آمیزیاں نظر آتی تھیں۔ اس پر پانی کی ہلکی ہلکی پھواریں حسن قدرت کے لیے مشاط کا کام دے رہی تھی۔ جس طرح عارفوں کے دل نور حقیقت سے لبریز ہوتے ہیں، اسی طرح ساگر اور تالاب شفاف پانی سے لبریز تھے۔ شاید راجہ اندر کیلاش کی تروات بیز بلندیوں سے اتر کر اب میدانوں میں آنے والے تھے۔ اسی لیے سیر چشم قدرت نے حسن اور برکت اور امید کے توشے خانے کھول دیے تھے۔ وکیل صاحب کو بھی تمانائے سیر نے گدگدایا۔ جب معمول اپنے رئیسانہ کروفر کے ساتھ گاؤں میں آ پہنچے تو قناعت اور فراغت کی برکتیں چاروں طرف نمودار تھیں۔ گاؤں والوں نے ان کی تشریف آوری کی خبر سنی، سلام کو حاضر ہوئے۔ وکیل صاحب نے انہیں اچھے کپڑے پہنے خودداری کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ ان سے بہت خندہ پیشانی سے ملے، فصل کی کیفیت پوچھی۔ بوڑھے ہرداس نے ایک ایسے لہجے میں جس سے کامل ذمہ داری اور امامت کی شان ٹپکتی تھی جواب دیا، حضور کے قدموں کی برکت سے سب چین ہے، کوئی تکلیف نہیں۔ آپ کی دی ہوئی نعمت کھاتے ہیں، آپ کا جس گیت گاتے ہیں۔ ہمارے راجہ اور سرکار جو کچھ ہیں آپ ہیں، اور آپ کے لیے جان تک حاضر ہیں۔ ٹھاکر صاحب نے تیور بدل کر کہا، میں اپنی خوشامد سننے کا عادی نہیں ہوں۔ بوڑھے ہرداس کی پیشانی پر بل پڑے، غرور کو چوٹ لگی، بولا، مجھے بھی خوشامد کرنے کی عادت نہیں ہے۔ ٹھاکر صاحب نے اینٹ کر جواب دیا، تمہیں رئیسوں سے بات کرنے کی تمیز نہیں، طاقت کی طرح تمہاری عقل بھی بڑھاپے کی نظر ہو گئی۔ ہرداس نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ غصہ کی حرارت سے سب کی آنکھیں پھیلی اور استقلال کی سردی سے ماتھے سکڑے ہوئے تھے۔ بولا، ہم آپ کی رعایت ہیں، لیکن ہم کو اپنی آبرو پیاری ہے، اور چاہے اپنے زمیندار کو اپنا سر دے دیں، آبرو نہیں دے سکتے۔
हरदास के कई मनचले साथियों ने बुलंद आवाज में ताकीद की, आबरू जान के पीछे है। ठाकुर साहब के गुस्से की आग भड़क उठी, चेहरा सुर्ख हो गया, जोर से बोले, तुम लोग जुबान संभाल कर बात कर लो, वरना जिस तरह गले में झोलियां लटकाए आए थे इसी तरह निकाल दिए जाओगे। मैं रपूदमंद सिंह हूँ, जिसने तुम जैसे कितने ही हैंकड़ों को इसी जगह पैरों से कुचलवार डाला है। ये कहकर उन्होंने रसाले के सरदार राजन सिंह को बुलाकर कहा, ठाकुर अब इन चूंटियों के पर निकल आए हैं, कल शाम तक इन हशरात से मेरा गांव पाक और साफ हो जाए। हरदास खड़ा हो गया, गुस्सा अब चिंगारी बनकर आंखों से निकल रहा था। बोला, हमने इस गांव को छोड़ने के लिए नहीं बसाया है, जब तक जिएंगे इसी गांव में रहेंगे, यही पैदा होंगे और यही मरेंगे। आप बड़े आदमी हैं और बड़ों की समझ भी बड़ी होती है, हम लोग अक्खड़ गंवार हैं, नाहा गरीबों की जान के पीछे ना पड़िए, खून खराबा हो जाएगा। लेकिन आपको यही मंजूर है तो हमारी तरफ से भी आपके सिपाहियों को चुनौती है, जब चाहे दिल के अरमान निकाल लें। इतना कहकर ठाकुर साहब को सलाम किया और चल दिया। इसके पीछे इसके साथी अंदाजे पुरगरूर के साथ अकड़ते हुए चले। अर्जुन सिंह ने इनके तेवर देखे, समझ गया कि ये लोहे के चने हैं, लेकिन शहदों का सर गन्ना था, कुछ अपने नाम की लाज थी। दूसरे दिन शाम के वक्त जब रात और दिन में मुठभेड़ हो रही थी, इन दोनों जमायतों का सामना हुआ। फिर वो धूल धप्पा हुआ कि जमीन थरा गई। जुबानों ने मुंह के अंदर वो मार के दिखाए कि आफताब मारे खौफ के पश्चिम में जा छुपा। तब लाठियों ने सर उठाया, लेकिन कबल इसके कि वो ठाकुर साहब की दुआ और शुक्रिया की मुस्तहिक हों, अर्जुन सिंह ने दानिशमंदी से काम लिया। ताहम उनके चंद आदमियों के लिए गुड़ और हल्दी पीने के लिए सामान हो चुके हैं। वकील साहब ने अपनी फौज की ये हालत जार देखी, किसी के कपड़े फटे हुए, किसी के जिस्म पर गर्द जमी हुई, कोई हाँपते हाँपते बेदम। खून बहुत कम नजर आया, क्योंकि ये एक बेबहा जिन्स है और इसे डंडों की जिद से बचा लिया गया था। तो उन्होंने अर्जुन सिंह की पीठ ठोकी और इनकी शुजाई तो जाबाजी की खूब दाद दी। रात को इनके सामने लड्डू और अमृतियों की ऐसी बारिश हुई कि ये सब गर्दो गुबार भूल गए। सुबह को इस रसाले ने ठंडे ठंडे घर की राह ली और कसम खा गए कि अब भूल कर भी इस गांव का रुख ना करेंगे। जब ठाकुर साहब ने गांव के आदमियों को चौपाल में तलब किया, उनके इशारे की देर थी, सब लोग इकट्ठे हो गए। इख्तियार और हुकूमत अगर मुसन्नदे गरूर से उतर आए तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकती है। जब सब आदमी आ गए तो ठाकुर साहब एक एक करके इनसे बगलगीर हुए और कहा, मैं ईश्वर का बहुत मशकूर हूँ कि मुझे इस गांव के लिए जिन आदमियों की तलाश थी वो लोग मिल गए। आपको तो ये मालूम ही होगा कि ये गांव कई बार उजड़ा और कई बार बसा है। इसका सबब यही था कि वो लोग मेरे मयार पर पूरे ना उतरते थे। मैं इनका दुश्मन नहीं था, लेकिन मेरी दिली आरजू ये थी कि इस गांव में वो लोग आबाद हों जो जुल्म और सितम का मर्दों की तरह सामना करें, जो अपने हकूक और रियायतों की मर्दों की तरह हिफाजत करें, जो हुकूमत के गुलाम ना हों, जो रोब और इख्तियार की निगाह तेज देखकर बच्चों की तरह खौफ से सहम ना जाएं। मुझे इत्मीनान है कि बहुत नुकसान और निदामत और बदनामी के बाद मेरी तमन्नाएं पूरी हो गईं। मुझे इत्मीनान है कि आप नामुवाफिक हवाओं और मुतलातम मौजों का कामयाबी से मुकाबला करेंगे। मैं आज इस गांव से दस्तबरदार होता हूँ। आज से ये आपकी मलकियत है, आप ही इसके जमींदार और मुख्तार हैं। ईश्वर से मेरी यही दुआ है कि आप फूलें फलें और सरसब्ज हों। इन अल्फाज ने दिलों पर तस्खीर का काम किया। लोग आका परस्ती के जोश से मस्त होकर ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गए और कहने लगे, हम आपके कदमों से जीते जी जुदा ना होंगे। आप सामर बी कदरदान और रियाया परवर बुजुर्ग हम कहाँ पाएंगे। जांबाजाना अकीदत और हमदर्दी, वफादारी और एहसान का एक बड़ा दर्दनाक और मुअन्नर नजारा आंखों के सामने पेश हो गया। लेकिन ठाकुर साहब अपने फयाजाना इरादा पर साबित कदम रहे और गो 50 साल से ज्यादा गुजर गए हैं, लेकिन उन्हें बंजारों के वर्षा अभी तक मुआवजा साहबगंज के मुआफीदार हैं। औरतें अभी तक ठाकुर रपूत सिंह की पूजा और मिन्नतें करती हैं और अब को इस मौका के कई नौजवान दौलत और हुकूमत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं, लेकिन बूढ़े और अक्खड़ हरिदास के नाम पर अब भी फख्र करते हैं और भादो सदी एकादशी के दिन अब भी इस मुबारक फतह की यादगार में जश्न मनाए जाते हैं।